अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दिस POV. लेट्स टॉक अबाउट उमर जहांगीर फ्रॉम अमर बेल. ही इज़ वन ऑफ एन इमेंसली लव्ड कैरेक्टर, ऑल्सो इक्वली अ हेटेड कैरेक्टर एज वेल. सो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी इस तरह का ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करने पे. सबसे पहले तो अमर बेल बाय उमैरा अहमद, व्हाट अ मास्टर पीस इट इज़, व्हाट अ ब्यूटिफुली क्राफ्टेड वेल रिटन नॉवल. कितने साल हो गए हैं उसको, 2001 से लेकर 2003 तक की डाइजेस्ट में आ रहा था और अब इसको राउंड अबाउट 23 ईयर्स हो गए हैं, बट स्टिल द हाइप रिमेन द सेम. और इवन आई कैन से कि शायद वक्त के साथ वो और ही ज़्यादा बढ़ रही है. टॉकिंग अबाउट उमर जहांगीर, वन ऑफ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर जो कि मैंने नॉवेल्स में पढ़ा हो. आपको समझ नहीं आती कि आपको उमर से प्यार करना है या आपको उमर से नफरत करनी है. ऑल्दो प्रेफेस में क्लियरली मेंशन है बाय राइटर हर सेल्फ किस तरह वो क्लेम कर रही हैं कि हम सब लोग मजबूर हो जाएंगे, और वो बहुत दावे से कह रही हैं कि इस कैरेक्टर से नफरत नहीं कर सकेंगे और आए इस गलती को दोहराते हैं. मतलब बहुत क्लियरली मेंशन है. सो ये मैंने चीज़ सोचा कि स्टार्ट में ही आप लोगों के साथ ड्रॉप कर देती हूँ. अक्सर इस नज़रिए से नहीं देखा जाता, या लोग जो है वो राइटर का लिखा हुआ एक प्रेफेस, एक पर्सपेक्टिव या एक बात जो क्लियर करना चाह रही है, जिस एंगल से उन्होंने इसको लिख के दिखाया है वो निगेट कर देते हैं. और तारीफ के काबिल तो ये कैरेक्टर है नॉवल के साथ साथ ओवरऑल भी. जहांगीर के कैरेक्टर को लेके ना हमारे पास दो तरह की ऑडियंस है. एक तो जिन लोगों ने डाइजेस्ट टाइम पे इसको पढ़ा है, या अभी वो थोड़ी मेच्योर ऑडियंस हो गई है, या थोड़े बड़े हो गए हैं, ग्रूम्ड अप हैं, वो काफ़ी हद तक राइटर के स्टैंड्स को समझते हैं, वो काफ़ी हद तक नॉवल जिस एंगल में लिखा गया उसको समझते हैं, और उन्हें पता है कि उमर अ कैरेक्टर इज़ अ फ्लॉड कैरेक्टर, कहाँ कहाँ उसकी गलतियाँ हैं और कहाँ वो किस तरह से अपने शेड्स को प्रेजेंट कर रहा है कि हमें वो अच्छा भी लग रहा है. इक्वली एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, दूसरा वर्जन भी है, एक ऐसी रीडिंग कम्युनिटी भी है जो बहुत डाई हार्ड फैंस हैं उमर के, और जो सिर्फ उमर को देखते ही अच्छे शेड्स में है, जो कहते हैं कि उमर इज़ आवर बेबी, वी वांट टू प्रोटेक्ट हिम, वी लव उमर, ऑल सच थिंग्स. सो दो तरह के रीडर्स हैं, रीडिंग कम्युनिटी है, और आई डेफिनेटली मेक श्योर कि दोनों ही ऑडियंसेस को कंसिडर किया जाए, उनके पर्सपेक्टिव्स को समझा जाए. मैं इस नॉवल को काफ़ी पसंद करती हूँ. सिर्फ उमर वजह नहीं है, कैरेक्टर्स जाहिर बात है उमर और अलीज़े की एक क्लासिक लव स्टोरी को लिखा गया है, और ट्रैजिक लव स्टोरी भी है, ट्रैजिक एंडिंग है नॉवल की, ये तो हम सबको क्लियरली पता ही है. उसके अलावा थोड़े से सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उनका टेस्ट और उनकी एडिशन और ब्लेंड, और फिर उसके अलावा पाकिस्तान का जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, पॉलिटिकल साइड भी है, और सोशल स्ट्रॉन्ग सोशल साइड जो एक है, इन सब का एमलगम है नॉवल में. और फिर इसी चीज़ को अगर हम आज से 25 साल पहले भी सोचें कि लिखा गया है, तब भी हालात काफ़ी हद तक ऐसे ही थे, और अभी पढ़ते हुए भी आपको कुछ मुख्तलिफ नहीं लगेगा, एज इफ कि द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इट रिमेन्स द सेम. वैसे तो राइटर खुद कहती हैं कि ये पॉलिटिकल नॉवल नहीं है, ये कोई हिस्टोरिकल नॉवल भी नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स अ सोशल नॉवल. तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक करप्ट ब्यूरोक्रेसी को और ओवरऑल पॉलिटिकल साइड को भी, और डिफरेंट ऐसे प्रोफेशंस और सेक्शंस को नॉवल में दिखाया गया है. तो इस सब का एक ब्लेंड है. तो नॉवल तो ओवरऑल ही तारीफ के काबिल है. नॉवल रिसेंटली भी मैंने अभी 2 वीक्स पहले पढ़ा है. मैं एक ऐसी रीडर हूँ जो कि हर कुछ अरसे के बाद अपने फेवरेट नॉवल्स को या अच्छे नॉवल्स को बाय माई फेवरेट राइटर्स निकाल के पढ़ती हूँ, और मुझे नहीं पता मैं उनको कितनी दफ़ा पढ़ चुकी हूँ. सो अमर बेल भी ऐसे ही हुआ कि 2 to 3 वीक्स अगो मैं अमर बेल को पढ़ रही थी, और वंस अगेन आई शेड टीयर्स ऑन इट. बहुत सारे इमोशन से इंसान गुजरता है इसको पढ़ते हुए, जिसके लिए मैं ये कहूँगी कि उमैरा अहमद जो है वो तारीफ़ के काबिल हैं. और कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी की मौत रुलाए, या आपको किसी प्यार में पड़ने वाले दो इंसानों की लव स्टोरी या उनका कनेक्शन या उनकी जुदाई रुलाए. ये रिश्तों को, कैरेक्टर्स को और इमोशंस को इतनी डेप्थ के साथ लिखती हैं कि आप सिंपल सीन्स पे भी अक्सर बहुत सैड हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो, आपको रोना आ जाता है, या डिफरेंट सर्टन इमोशन से गुजरते हो. यू फील अ कनेक्शन टू इट, अ डेप्थ टू इट. सो बैक टू उमर जहांगीर. उमर जहांगीर को एक मेजर ऑडियंस समझती है कि ही इज़ अ वॉकिंग ग्रीन फॉरेस्ट, और वो हमारी काफ़ी यंग नाइव गर्ल्स हैं, उनको ऐसा लगता है. सेकेंडली, एक मेजर ऑडियंस है जो कि उमर जहांगीर को कम्प्लीटली अ नो कैरेक्टर कहते हैं, और वो ये समझते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेड फ्लैग कैरेक्टर्स रिटन, और सॉरी इस तरह के कैरेक्टर को पसंद नहीं किया जा सकता. अब अगर हम प्रेफेस से ही समझें, यानी कि उमैरा अहमद नॉवल के स्टार्ट में ही एक पेज पे लिख के कह रही हैं कि मुझे ये कहना है, और उसमें वो लास्ट लाइंस में ये बता रही हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हमारे बहुत करीब होते हैं, वो अपनी गलतियों के बावजूद भी हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं. हम कहीं ना कहीं उन्हें माफ़ कर देते हैं, और कहीं ना कहीं हम उनके साथ वो टिपिकल रवैया नहीं रखते जो कि हमने अपने जहन में बनाया होता है, या हम किसी दूसरे इंसान के साथ शायद वैसे करें. तो आप लोग भी उमर जहांगीर को पढ़ते हुए, वैसे तो वो क्लियरली मेंशन नहीं करती, लेकिन वो कहती हैं कि उस एक किरदार को आपने खुद खोजना है, और डेफिनेटली हमें पता है कि वो किरदार उमर का ही है. उमर को ही बेसिकली अमर बेल भी कहा गया है, अब पॉइजनस स्टेम, मिस्टर टो इंग्लिश में इसको कहा जाता है. तो राइटर का यही कहना है कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप लोग उस एक किरदार को पसंद ज़रूर करेंगे, और ये हमारी गलती होती है. लाइक इट्स वेरी क्लियर कि वी मेड अ मिस्टेक बाय लविंग सच कैरेक्टर्स, बट ऑल्सो शी सेज कि आएँ ये गलती दोहराएं. कभी कभी आपको लगता है कि राइटर ने इतना टैक्टफुली आपके माइंड के साथ खेला है कहानी को पढ़ते हुए,
आप उमर से नफरत कर रहे हो, आप उमर को पसंद कर रहे हो, आप उमर को हेट कर रहे हो, वंस अगेन यू आर लाइकिंग उमर। तो ये एक जो स्केल चल रहा होता है, आप इसे गुजर रहे होते हो, तो वाकई एट द एंड ये हो जाता है कि हम इस गलती को दोहराते ही हैं। बट मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि उमर के कैरेक्टर को जिस लेंस से कुछ आवाम देखती है और आधी आवाम जिस तरह देखती है, तो क्यों ना उसको डायसेक्ट किया जाए और मैं उसको किस तरह देखती हूँ, या उमर के कैरेक्टर में क्या फ्लॉज थे, क्या उमर वाकई एक कंप्लीटली टॉक्सिक कैरेक्टर था या उमर एक रेड फ्लैग कैरेक्टर था, और उमर का ट्रेजिक फ्लॉ क्या था भाई, यानी कि उमर की वो कौन सी गलती थी जो कहीं ना कहीं उसकी डेथ का बायस बनी, उसके डिमाइस का बायस बनी। क्योंकि जाहिर बात है ये एक ट्रेजेडी है, और जो लोग लिटरेचर से कनेक्टेड होंगे, इंग्लिश अदब से, उर्दू अदब से, उन्हें इस चीज़ का बहुत क्लियरली आइडिया होगा कि ट्रेजेडी और जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, जिस तरह से शेक्सपियर ने ट्रेजेडी को लिखा है या ट्रेजेडी की डेफिनेशन है उसको बताया गया है, उसमें यही है कि इंसान का अपना कोई एरर है, कोई ज़ाती फ्लॉ होता है जो कहीं ना कहीं उसको उस अख्ताम की तरफ धकेलता है जो कि हम नॉवल में कैरेक्टर्स के साथ होते हुए देखते हैं। तो उमर के कैरेक्टर फ्लॉ को भी समझेंगे और ये भी देखेंगे कि हम क्यों उमर को इतना पसंद कर रहे होते हैं, और उमर के इतने स्ट्रॉन्ग फ्लॉज होने के बावजूद भी इतनी फ़ैन फॉलोइंग क्यों है उमर की। फिर हमें से एक मेजर ऑडियंस है जो ये समझती है कि उमर सिर्फ अलीज़े के साथ ही अच्छा था। उमर विद अलीज़े इज़ अनदर काइंड ऑफ उमर, और उमर बाकी सब के साथ एक और तरह का उमर है। जबकि मेरे नज़दीक भी ये थोड़ा सा फ्लॉड पर्सपेक्टिव है। सबसे पहले तो उमर के चाइल्डहुड से ही स्टार्ट कर लेते हैं। उमर बेसिकली एक ब्रोकन फैमिली की पैदावार है, पेरेंट्स की सेपरेशन हो चुकी है, डाइवोर्स हो चुकी है, और अलीज़े में भी हम वही फ्लॉज देखते हैं। सो इस वीडियो में मैं जब उमर के कैरेक्टर के बारे में लाइट थ्रो कर रही हूँ तो डेफिनेटली गाइज कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनको भी मैं अंदर ऐड करूँगी। उसमें डोंट फॉरगेट अलीज़े, वो तो अटैच है ही है। उसके अलावा अब्बास का कैरेक्टर है, उमर के वालिद जहांगीर साहब, उनका कैरेक्टर है। उमर और अलीज़े की जो दादी नानी ग्रैनी हैं उनका जिक्र है। सो इस तरह के कुछ कैरेक्टर्स तो अपना रोल प्ले करेंगे। जुनेद का कैरेक्टर है, जूडी का कैरेक्टर है। सो गाइज नॉवल में कुछ ये जो कैरेक्टर्स उमर के साथ भी अटैच हैं इनका भी अंदर जिक्र ज़रूर होगा। मैं ये बात कर रही थी कि उमर और अलीज़े दोनों ही बेसिकली ब्रोकन मैरिज की और ट्रॉमेटाइज्ड मैरिज की पैदावार हैं, और फिर उसके असरात सिर्फ बचपन तक महदूद नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में उनको फेस करते आ रहे हैं। क्योंकि दोनों के ही पेरेंट्स जो हैं, और स्पेसिफिकली अलीज़े के तो माँ बाप दोनों के बारे में ये बात बहुत क्लियर थी कि उनका रुझान यही था अपने कामों की तरफ, अपनी लाइफ की तरफ, और अलीज़े को उन्होंने कम्प्लीटली निगलेक्ट ही किया है, उसकी तरफ इतनी कभी तवज्जो भी नहीं दी। तो फिर उन बच्चों का बाकी का मुस्तकबिल और उनकी ग्रोथ के बारे में आप सोच ही सकते हैं कि वो कैसे हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको अपने वालिदैन की अटेंशन, उनकी केयर, उनका प्यार और उनका साथ ही चाहिए होता है। दिस इज़ वेरी बेसिक। फिर अगर हम लोग उमर की बात करें तो उमर के केस में भी मामला तो बिल्कुल सेम है, लेकिन उमर के जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा ज़रा तल्ख और हार्श एक रवैया जो है वो डिपिक्ट करते हैं। उमर की माँ है, हम लोग अलीज़े के पेरेंट्स की तरह नहीं कहेंगे, क्योंकि उमर का जो वालिद है वो तो मैं कहूँगी कि फिक्शनल वर्ड में एक सेल्फिश तरीन बाप का रोल अदा करता है। मैंने आज तक जितने भी नॉवेल्स पढ़े हैं हार्डली ही कोई इतना मटीरियलिस्टिक, सेल्फिश, खुदगर्ज, सेल्फ ऑब्सेस्ड, नार्सिसिस्ट इंसान पढ़ा होगा जिसको सिर्फ पैसे से गर्ज थी। रिश्ते, इंसान, उसकी अपनी औलाद, उसके इर्द गिर्द के लोग उसके लिए 1% भी मायने नहीं रखते थे। हर चीज़ उसके लिए सिर्फ एक सीढ़ी थी शोहरत की और पैसा कमाने के लिए, और उमर को उसने भरपूर इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लिंकिंग पॉइंट है उमर के कैरेक्टर को समझने के लिए, उमर की ओवरऑल पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। उसकी ज़िंदगी में उसके बाप का कितना तल्ख रोल था। उसकी माँ की भी बात की जाए तो मैं वही कहूँगी कि माँ से मुतल्लिका भी हमें अक्सर मिसकंसेप्शन होती है। मुझे है उमर की माँ इतनी बुरी नहीं लगी, वो काफ़ी अच्छी औरत थी और खुद उमर को भी इस चीज़ का आइडिया था। इट वॉज जस्ट कि समटाइम्स हम कभी किसी से इतना प्यार करते हैं, कोई हमें इतना पसंद होता है, हमारे दिल के इतना करीब होता है कि अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक वो कुछ नहीं कर रहा या हमें लगता है कि उसने हमारे लिए वो स्टेप नहीं लिए, तो हम डेलिब्रेटली उसको दुख देने की कोशिश करते हैं, उसे खुद से पीछे कर देते हैं। और उमर ये अपनी वालदा के साथ ज़रूर करता है। इसका सबूत हमें तब भी मिलता है कि जब उमर की डेथ हो रही है तो उसके जहन में आखिरी उभरने वाला ख्याल उसकी मम्मी का था। फिर कुछ सीन्स में हम ये देखते हैं कि उमर वॉलेट में अपनी माँ की तस्वीर भी रखता है और अपनी आंखों पे लगा के उसको सोता है, एज इफ कि वो वही मोहब्बत लेना चाह रहा है। बचपन में भी वो अपनी माँ के बहुत करीब था। उसकी माँ भी उमर पे ज़्यादा फोकस करना चाह रही थी और उसको अपनी ज़िंदगी में उमर के साथ, जब वो जहांगीर की बीवी थी, ज़्यादा लगाव था रादर देन कि वो उसकी बिजनेस डील्स या ट्रॉफी वाइफ का किरदार अदा करती। तो उमर को यही शिकवा था कि मेरी माँ ने मेरे लिए उतनी लड़ाई नहीं लड़ी या उतनी शिद्दत के साथ मुझे हासिल करने की कोशिश नहीं की जो कि उन्हें एक माँ के तौर पर करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तलखी उमर के अंदर रह जाती है। बाकी का डेफिनेटली 60% रोल, 70% इवन मैं कहूँगी उसका जो वालिद है वो अदा करता है कि उसकी माँ के बारे में उसके जहन में फजूल बातें इन्फ्यूज़ करके, धमका के, उसको हमेशा खुद तक बाउंड करके, उसकी माँ के साथ रिलेशनशिप, मुलाकात और सारा राब्ता मुनक़ता करके वो कहीं ना कहीं उमर को और ज़्यादा तल्ख बना देता है। और इस तरह उमर को पता होते, उमर रियलाइज़ करते हुए भी ज़्यादा खुद के लिए सेफ जोन यही चूज़ करता है कि मुझे अगर मेरी माँ ने बचपन में उस तरह से चाहने के बावजूद भी मेरे लिए कोशिश नहीं की, तो फिर मैं भी अब इनको डेलिब्रेटली ये करके दिखाऊंगा। गाइज आई एम सेइंग डेलिब्रेटली, जानबूझ के, कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। हालांकि इतने सारे सीन्स हैं, हमें उसमें क्लियर हो जाता है। और एक और जो मैं मज़े की बात मुझे लगी वो ये कि हर चीज़ जो उमर अलीज़े को समझाता है, पैरेलली उमर खुद भी वही कर रहा है। अगर हम लोग उमर के और अलीज़े के कैरेक्टर को समझे तो दोनों इतने सेम थे, दोनों के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी हद तक सेम थी। सिर्फ फ़र्क ये
था कि उमर उनको छुपाना जानता था, उमर को वो चीज़ें वॉइस भी करनी आती थी, और अलीज़े क्योंकि वो काफ़ी हद तक घर तक महदूद थी, उसकी ज़िंदगी थोड़ी लिमिटाइज थी, उसका एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं था, और वो काफ़ी अभी इमेच्योर भी थी या छोटी थी, उतनी समझदार नहीं थी, तो वो एक और तरह से रिएक्ट करती थी। अगर हम वो पार्ट वाला सीन याद करें जहाँ पे अलीज़े फेल होने के बाद बैठ के रो रही है गार्डन में, और उमर उसको सैर करवाने के लिए लेके जाता है, फिर वो पार्क जाते हैं और रेस कोर्स में जो है वो घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, और वहाँ पे वही सारी नसीहतें जो वो अलीज़े को कर रहा होता है, घर आकर उसकी मम्मी से जब उसका एनकाउंटर होता है तो वो सारी बातें अपनी माँ को वैसे ही बोल रहा होता है। और अलीज़े खुद भी ये कहती है कि फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं रो रही थी वो बातें करते हुए और उमर रो नहीं रहा। उसको वो सब चीज़ें छुपानी भी आती हैं, अपने चेहरे पे कहीं ना कहीं कैमोफ्लेज करनी आती हैं, लेकिन मेरे दिल में जो है बेधड़क वो मेरे चेहरे पे आ जाता है। और मैं यहाँ पे वंस अगेन अप्रिशिएट करूँगी, उनका डिस्क्रिप्टिव स्टाइल इतना प्यारा है कि वो किसी भी स्टैंड्स को, किसी भी पर्सपेक्टिव को इस तरह लिखती हैं कि पढ़ के कोई गुंजाइश बचती नहीं, आपको खुद ही समझ आ जाती है। यानी अगर आप नॉवल को सही तरह से पढ़ो तो आपको हर सवाल का जवाब उन्हीं लाइन्स में आगे पीछे मिल जाता है। इतनी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि क्लियरली आइडिया हो जाता है कि अच्छा हमारे समझने को ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। राइटर खुद ही दोनों कैरेक्टर्स की साइकी को, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को इतने अच्छे से प्रेजेंट कर रही हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। इन उमैरा अहमद की राइटिंग सिग्नेचर क्वालिटी भी है। वेल, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, उमर के फ्लॉज की बात कर लेते हैं, कैरेक्टर फ्लॉज की, कि उमर जो है शराब पीता था, उमर एक लिविंग रिलेशनशिप में था, उमर स्मोक भी करता था, उमर ने अलीज़ा को थप्पड़ भी मारा था, और उमर कहीं ना कहीं करप्ट भी था। यानी ऑफ कोर्स जब वो फॉरेन सर्विस में गया और फिर पुलिस सर्विस में गया तो पुलिस सर्विस तक आते आते तो काफ़ी ज़्यादा वो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था या करप्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, जो कि मैं कहती हूँ कि इतना नेचुरली लिखा हुआ है, आप ऐसे प्रोफेशंस में रहते हुए अपने आप को इन चीज़ों से एस्केप नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे ये बात जहन से निकाल देते हैं कि क्या ये अच्छा है या क्या ये बुरा है। ये हम सबको पता है कि करप्शन गलत है, किसी भी तरह का कोई भी इलीगल एक्ट है वो गलत है, मॉरली भी गलत है और लीगली भी गलत है। लेकिन यहाँ बात ये हो रही है कि उमर भी उन सब एक्टिविटीज़ का पार्ट बनने लग गया था, उमर भी उनमें इन्वॉल्व हो गया था, और राइटर ने इस चीज़ को बहुत न्यूट्रल पेस पे रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया। इसके साथ साथ मैं एक और बात ऐड करूंगी कि उमर के डिफरेंट शेड्स थे, ये सब तो कहीं ना कहीं उसके फ्लॉज में आ गया, या ये हमें पता है कि ये उसके मॉरल फ्लॉज थे, कुछ ऐसी अहलाकियात से गिरी हुई हरकतें थी, जिस तरह उसका ड्रिंक करना, और क्योंकि उन्होंने उसको एक तो ना सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से दिखाया बल्कि एक एलीट क्लास फैमिली दिखाई है, तो दो चीज़ें हमें ज़हन में रखने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से जैसा उसका लाइफस्टाइल होता है वो काफ़ी हद तक उन लोगों के लिए, उस क्लास के लिए नॉर्मल है और वो वैसे ही होते हैं। इसके बाद इस चीज़ की तरफ आते हैं कि क्या उमर शुरू से ही ऐसा था, क्या उमर का कैरेक्टर ही ऐसा था? तो मैं इसको समझती हूँ कि नहीं, उमर हमें काफ़ी अच्छी लाइट में भी दिखाया गया है, और यही वजह होती है कि उमर नॉवल के एंड तक उसकी सोल, उसकी ज़ात काफ़ी हद तक टार्निश हो चुकी होती है, कि उसको खुद लग रहा होता है कि वो अब सर्वाइव नहीं कर सकेगा इस सारे सिनेरियो में। क्योंकि हमें पता है उसके वालिद का भी, उसके बाकी अंकल्स का भी, अब्बास का भी, वो सब लोग उन्हीं प्रोफेशंस में रहते हुए बहुत ज़्यादा गंदगी का हिस्सा हैं, और उमर उन सब के मुकाबले काफ़ी हद तक अपने अंदर एक लाइट रखता है। यानी डेफिनेटली उमर का कैरेक्टर एक ग्रे कैरेक्टर तो है ही, कि उसमें फ्लॉज भी हैं, उसमें कुछ रेड फ्लैग कैरेक्टरिस्टिक्स भी नज़र आती हैं, लेकिन वंस अगेन वो यही बात है कि उमर ना तो पूरे का पूरा बुरा इंसान है और ना ही कंप्लीटली एक अच्छा इंसान है। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी अच्छाइयाँ भी एग्जिस्ट करती हैं, जिस तरह से वो ना सिर्फ अलीज़े के साथ अच्छा है बल्कि बाकी लोगों के साथ भी, जुनैद के साथ भी वो बहुत फेयर है। फिर उसके अंदर ये एक क्वालिटी है जो कि जुनैद खुद भी कहता है कि वो बहुत तसल्लुत पसंद होता है, यानी वो बहुत डोमिनेटिंग भी होता है। किसी ना किसी तरह उसकी पर्सनालिटी में ये कुछ चीज़ें हैं कि वो अपनी बात मनवा के रहता है, आप कन्विंस हो जाते हो उसकी बात मानने पे। फिर मैं यहाँ पर टिपिकल बातें ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी कि उसने अलीज़े को ग्रोथ दी, उसने अलीज़े को मेच्योर किया, उसने अलीज़े को बहुत ज़्यादा समझाया, वो सब तो वैसे ही उमर के बहुत प्लस पॉइंट हैं और उनको इतना ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कि उमर ने ये रोल प्ले किया। अलीज़े की ज़िंदगी में उमर का खैर बहुत पॉइगनेंट रोल था, तभी तो उमर के ही इर्द गिर्द अलीज़े की लाइफ जो है वो रिवॉल्व कर रही थी, और दोनों मुझे लगता है कि एक ही सिक्के के दो रुख थे। क्योंकि देखिए ना, एक वाकया जब होता है उस जर्नलिस्ट का कत्ल, शहबाज का, जिसको वो अपने फादर से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स फैक्ट्स करता है, और उसके बाद जो उमर के अंकल हैं वो मरवा देते हैं शहबाज को, उसका कत्ल करवा देते हैं उसको टारगेटिंग किलिंग का नाम देके। उस टाइम पे उमर को कितना गुस्सा आता है, वो अपने अंकल के साथ प्रॉपर बोल रहा है। यानी उमर जो है वो ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया कि उसकी ज़ुबान पे इतना फिल्टर नहीं है, जो उसके दिल में बात है, जिस चीज़ को वो गलत समझ रहा है, और वो मैक्सिमम चीज़ों को गलत समझता है। करप्शन हो, एक पूरा करप्ट होना हो, टारगेटिंग किलिंग हो, मर्डर्स हो, किसी भी तरह की चीज़ हो, वो जिसको गलत कह रहा है उसको गलत समझ रहा है। लेकिन इसी सारे प्रोसेस में अगर हम फर्दर देखें, जहाँ पे अलीज़े के पीछे 4 लड़के जब आते हैं वो उसका ताकुब करते हैं और उन सबको पुलिस मुकाबले का नाम देते हुए अब्बास और उमर मार देते हैं, तब सेम रिएक्शन अलीज़े का होता है अब्बास और उमर की तरफ, जैसा उमर ने अपने अंकल और वालिद की तरफ दिखाया। इक्वली अलीज़े ये कहती है कि तुम शहबाज की दफ़ा तो ऐसे बोल रहे थे और अभी तुम खुद ही वही गलती कर रहे हो। यानी बहुत सारी सिचुएशन सेम है। कुछ ऐसी चीज़ जो पहले उमर के साथ होती है या उमर उसके बारे में क्या राय रखता है, कुछ ही टाइम के बाद हम वही स्टैंड्स अलीज़े के साथ देखते हैं और उसमें अलीज़े का रवैया कैसा है, जब खुद उमर उन्हीं चीज़ों का पार्ट है
तो उमर भी कहीं ना कहीं वही सब कुछ कर रहा है जिसके लिए कभी वो आवाज़ उठाया करता था या जिसको वो गलत समझा करता था कि मेरे अंकल ने ऐसा किया या मेरे वालिद ने इस तरह किया, और वापस वो अलीज़े की दफ़ा या नॉर्मली अपनी ड्यूटी पे होते हुए बहुत सारे दूसरे कामों में वो वही सारी चीज़ें रिपीट कर रहा होता है। ओवरऑल ये एक ग्रेजुअल बिल्टअप है जिसको हम देखते हैं कि उमर किस तरह का था और वो कितना टार्निश और कितना करप्ट होता जा रहा है। उसकी कहीं ना कहीं सोच अभी भी वैसी होगी। इसमें हम ये नहीं कहते कि उमर कंप्लीटली बुरा हो गया या गलत हो गया। ये इतना कॉम्प्लेक्स है गाइज, और इसके पीछे अगर हम लोग अपने मुल्क के हालात को, उन प्रोफेशंस को जिनका पार्ट होते हैं, उसको समझें तो ये इतना क्लियरली रियलाइज हो जाएगा कि उमर को खुद भी पता है कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, लेकिन वो सिनेरियो में किसी वेब की तरह जकड़ा गया हुआ है, किसी ऑक्टोपस की तरह है कि हर तरह से जैसे एक दलदल सी हो। आप एक इंसान खुद को उससे निकालने की कोशिश नहीं कर सकते अपने, स्पेशली जब आपके मुल्क के हालात वैसे हों। जब वो खुद भी कहता है कि जब क्लर्क से लेके एक बड़ा अफसर तक सब बेईमान हो, हर कोई अपने मफाद के लिए जितनी करप्शन हो सकता है वो खुद करना चाहे, जिसको जितनी करप्शन सूट करती है, जिसको जितनी इमोरलिटी सूट करती है, जिसको जितनी बेईमानी सूट करती है, वो उस हिसाब से करता है। तो ये सारी बातें हमें पता है कि उमर को एक पेसिमिस्टिक रियलिस्ट दिखाया गया। पेसिमिस्टिक रियलिस्ट का क्या मतलब है कि एक इंसान हकीकत पसंद जरूर है, उसको पता है कि ये सच्चाई है, ये हकीकत है, और वो उनको मानता भी है, लेकिन वो साथ ही पैसिव रियलिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है। यानी उसको ये भी पता है कि वो इन चीज़ों के लिए पुरुम्मीद नहीं है। उसका रवैया और उसके सोच जो है वो कहीं ना कहीं ये भी जानती है कि ज़रूरी नहीं कि ये हकीकत है तो इसको बदलने के लिए ऐसे ही किया जाएगा। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई हो कि उमर जो है वो एक कम्प्लीटली पेसिमिस्टिक रियलिस्ट था। हकीकत जानते हुए भी उसको पता था कि इसको मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं किया जा सकता। नाउमीदी सी रखना और नाउमीद होना हकीकत पसंद होते हुए भी। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी एक नेचुरल स्टैंस था। फिर भी मुझे इसी के ही काउंटर में ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि अलीज़े जो है वो काफ़ी हद तक इस तरह भी लिखा गया, इस तरह भी दिखाया गया है कि जहाँ आके हम समझते हैं कि उमर ये कह देता है कि ये करना मुश्किल होगा, कोशिश मैं अकेला ही कर सकता हूँ और कितनी करूँगा, बहुत मुश्किल है। वहीं हम अलीज़े को बड़ी अच्छी सोच के साथ देखते हैं, एक प्रॉपर लाइट के साथ देखते हैं कि अलीज़े कह रही है कि एटलीस्ट गलत को गलत तो कहो, कोई और कोशिश नहीं कर रहा, तुम तो कोशिश करो, एक इंसान तो अपना किरदार अदा करे। रिमेंबर दैट डिबेट जब फर्स्ट टाइम उसने एनजीओज़ को विजिट करने के लिए जाना होता है अलीज़े ने, और उमर उसको एनजीओज़ के बारे में अपना एक पूरा पर्सपेक्टिव उसके साथ शेयर करता है, और फिर उसको कहता है कि मेरी जजमेंट की बजाय तुमने अपनी एक जजमेंट क्रिएट करनी है, सेंस ऑफ जजमेंट के साथ आना है। और जब अलीज़े वहाँ जाने से पहले उनकी बहस होते हुए उसको अपने स्टैंसेस के बारे में बता रही होती है, उमर कहता है कि तुम तो रहती ही घर में हो, तुम्हारा तो एक्सपोजर ही बहुत कम है, तुम्हें पता ही नहीं कि बाहर की दुनिया में किस तरह क्या हो रहा है। और अलीज़े उसको जवाब में कहती है कि तुम्हारे बकौल हम तो घर में रहने वाले लोग हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों का क्या, जो बाहर भी रहते हैं, जो इस चीज़ से मुंसलिक भी हैं, जिन्हें सब कुछ पता भी है, वो इसको बदलने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ बातें। और उमर को खुद भी वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। वो अपनी ग्रैनी को कहता है कि अलीज़ा ने मुझ पर तंज किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि उमर को पता है कि जो चीज़ गलत है वो गलत है। इट्स जस्ट कि वो पेसिमिस्टिक भी है साथ, वो इतना वक्त गुजार चुका है इस सब में, या वो इस तरह से देख चुका है कि उसे पता है कि कुछ ठीक नहीं हो सकता, कम अज़ कम एक बंदे की एफर्ट से ये ठीक नहीं हो सकता। वहीं कहीं ना कहीं अलीज़े इस चीज़ में उसके ऑपोजिट है। वो कहती है कि एक इंसान ही क्यों ना हो, वो अपनी कोशिश इसमें ज़रूर करे। यही जो उसकी बात होती है कि क्या वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ बातें, तो वो इसी की तरफ ही इशारा है कि एटलीस्ट तुम अकेले एक अपना तो रोल प्ले करो। और शुरू में उमर होता भी ऐसे ही है, बाद में भी कहीं ना कहीं उसके अंदर वो चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब वो अपने अंकल को कहता है कि आप मुझे लीव पे भेज दें नॉवल के एंड पे, मैं कुछ अरसे के लिए जो है वो इस सारे सीन से गायब होना चाहता हूँ, तब उमर इतना फंस चुका होता है, कहीं ना कहीं पानी जो है वो उसके सर तक आ रहा होता है, और उसको पता होता है कि इसके बाद कहीं ना कहीं वो मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा, वो अब इस सब चीज़ों के साथ नहीं कनेक्ट रह सकता, और वो उसी ब्रेक की तरफ जा रहा होता है, उसी एस्केप की तरफ जा रहा होता है। बट डेस्टिनी प्लान्ड समथिंग एल्स। वेल, इस पॉइंट की तरफ भी आते हैं, वही कि उसका ट्रैजिक फ्लॉ और उसकी मौत का होना, और कौन लोग थे जिन्होंने मरवाया, राइटर ने ये चीज़ क्यों नहीं प्रॉपरली डिपिक्ट की। उमर के कैरेक्टर फ्लॉज की बात करें तो हम लोग यही कहेंगे कि एक इंसान जो शराब भी पीता है, जोडी के साथ एक लिविंग रिलेशनशिप में भी है, और उसके अलावा वो करप्ट भी हो चुका हुआ है, और फिर जिसने 4 लोगों का कत्ल भी किया, यानी डेफिनेटली खुद तो नहीं मारा लेकिन प्लान तो किया है, उसमें इक्वली वो मुलविस तो था। इसके साथ साथ उसने एक दफ़ा अलीज़े को थप्पड़ भी मारा। तो इन सारे कैरेक्टर फ्लॉज की जब हम बात करते हैं तो ये अपनी नेचर में काफ़ी हार्श हैं, और यही तो राइटर बताना चाह रही हैं कि इन सब सिनेरियोज़ के बावजूद भी, इस तरह के फ्लॉज रखते हुए भी, हम कहीं ना कहीं उमर को नॉवल के एंड पे माफ़ कर देते हैं, या उसको पसंद करते हैं, या उसे हमारी मोहब्बत जो है उसके ग्राफ में चेंज ज़रूर आता है लेकिन कमी नहीं आती। वो अलीज़े को थप्पड़ मारता है तो 1, 1.5, 2 महीना तो वो उससे माफ़ी ही नहीं मांगता, और बाद में जब वो उनका इस सारे सिनेरियो के बाद एक सीन आता है और वो अलीज़े को खुद कहता है कि प्लीज़ कुछ देर तुम मेरे पास बैठ जाओ, जब वो उसको अपने दोस्त शहबाज के बारे में बताता है कि किस तरह वो जर्नलिस्ट था और उसके अंदर एक ये कीड़ा था, अपने मुल्क से मोहब्बत का, हमदर्दी का, उसका एक ज़मीर था, इस तरह की बातें शेयर करता है। और वहाँ पर वो उसको कहता है कि मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, और उस शर्मिंदगी की वजह से मैंने तुमसे माफ़ी नहीं मांगी, मैं तुम्हें फेस नहीं कर पा रहा था,
तुम चाहो तो तुम मुझे एक थप्पड़ मार लो, तो क्या मैं ये समझूं कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया या नहीं। तो उन सारे सीन्स में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नहीं, उमर को एक दफ़ा प्रॉपर माफ़ी तो मांगनी चाहिए थी। ठीक है भाई, तुम्हारी शर्मिंदगी अपनी जगह, लेकिन हम समझ रहे हैं यहाँ पे उमर को भी, उसकी सोच को भी, जिस तरह के मसाइल में वो गिरा हुआ है, वो सब कुछ भी। लेकिन तुम्हारी शर्मिंदगी और वो सब कुछ भी एक अपनी जगह, बट आई थिंक सो तुम्हें बहुत क्लियरली अलीज़े से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा एक मैनिपुलेशन का भी अंदाज़ा हो रहा होता है, या हमें ये भी पता चल रहा है कि उमर जो है वो बहुत आम मर्दों की तरह इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर माफ़ी नहीं मांग रहा, लेकिन उसके दिल में वाकई ही शर्मिंदगी ज़रूर है। और जितना क्लियरली वो अलीज़े को कहता है कि तुम भी मुझे एक थप्पड़ मार लो, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया है, और मैं तो तुमसे कभी नाराज़ रह ही नहीं सकता, क्योंकि अलीज़े कहती है कि मुझे लगा था कि आप मुझसे नाराज़ हैं, मैं तो आपसे नाराज़ नहीं हूँ। यानी दुख और तकलीफ तो मुझे हुई थी जब थप्पड़ मारा था आपने, लेकिन अब तो वो थोड़ी पुरानी बात भी हो गई है। सो वो सारा सीन बेशक बहुत तल्ख था, हमें वो बहुत रूड भी लगता है, लेकिन वो इक्वली काफ़ी नेचुरल भी था। और गाइज, यहाँ मैं बिल्कुल भी उमर के थप्पड़ मारने को डिफेंड या रोमांटिसाइज नहीं करूंगी। एक चीज़ हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि कैरेक्टर को एडमायर करना अलग बात होती है, उसको पसंद करना अलग बात होती है, उसके कैरेक्टर पे ऐसे फ्लॉज की जस्टिफिकेशन देना एक अलग बात है। और जस्टिफिकेशन हमने नहीं देनी, क्योंकि वो बहुत मामूली सी बात थी। जब उमर अपना पर्सपेक्टिव रख सकता है तो फिर अलीज़े क्यों नहीं? अलीज़े भी अपना पीओवी शेयर कर रही थी, और अगर अलीज़े अपनी बातों में हार्श हुई थी तो उमर भी जुबान से हार्श हो जाता, वहाँ थप्पड़ मारने की तो कोई तुक ही नहीं बनती थी। लेकिन उमैरा अहमद ने अपने कुछ नॉवेल्स में थप्पड़ वाले सीन्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सीन्स भी हैं, काफ़ी डिबेटेबल भी हैं, और वो जिस टाइम पीरियड पे भी लिखे गए हैं उस हिसाब से उस जनरेशन को भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वैसे जनरेशन तो ऑफ कोर्स यही है, लेकिन ओवरऑल टाइम पीरियड को, लोगों को, उनके कैरेक्टर, उनकी साइकी को भी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि उमर के थप्पड़ मारने की तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन उमर को एटलीस्ट बहुत प्रॉपर्ली सॉरी करना चाहिए था। उसके दिल में शर्मिंदगी थी, ठीक है, वो अलीज़े को फेस नहीं करना चाह रहा था इस सब में। और ये भी एक बात कंप्लीटली मानने वाली है कि उमर ही लव्ड अलीज़े अनकंडीशनली, और इसका सबूत तो हमें प्रॉपर मिलता है कि जिस तरह उमर सारा कुछ स्टेज करता है और उसके लिए अलीज़े के लिए जुनैद का इंतखाब करता है। मैं इस पर्सपेक्टिव को भी डेफिनेटली इसमें ऐड करूँगी, इसलिए मैं कहती थी कि देयर इज़ सो मच टू से अबाउट उमर, इतनी सारी बातें, और अमर बेल नॉवल से रिलेटेड भी इतने सारी चीज़ें हैं जो ऐड करना चाहूँगी। मे बी वीडियो लंबी हो जाए, बट आई होप सो कि आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो। फिर अगर उमर के जोड़ी के साथ रिलेशनशिप की बात करें, वो बहुत हद तक वाजे नहीं है, लेकिन बिटवीन द लाइन्स अगर हम लोग रीड करें तो हमें पता है कि ऑफ कोर्स उनकी दोस्ती सिर्फ दोस्ती तक नहीं है, वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं ऑफ कोर्स दे वर इन अ लिविंग रिलेशनशिप। और जूडी को हमेशा ये लगता होता है कि कहीं ना कहीं उमर जो है वो उसी से मोहब्बत करता है और उसी को पसंद करता है, और उमर खुद भी कहता है कि कभी अगर शादी करनी हुई तो मैं जूडी से करूँगा। लेकिन नावल के एंड पे तो हमें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कि रीजंस उसके पीछे क्या थे, और उमर को असल में मोहब्बत किससे थी, वो अलीज़े ही थी, उस ही से ही थी, और कितनी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ही एक्चुअली प्लान्ड ऑल सच थिंग्स कि मैं अलीज़े के लिए कहीं से भी बेहतर चॉइस नहीं हूँ, वो जुनैद ही है। जोडी की भी ये मिसकंसेप्शन काफ़ी हद तक दूर हो जाती है, जो वो खुद भी कहती है कि मैं उसकी अच्छी दोस्त भी थी, उसने मेरे पे भरोसा भी किया, एतमाद भी किया, बहुत सारी और चीज़ें, लेकिन मोहब्बत अलीज़े उसने सिर्फ तुमसे की। उमर साहब जो हैं वो जिना में भी थे, क्योंकि ये तो हमें प्रॉपर्ली क्लियर है कि वो एक लिविंग रिलेशनशिप में था, उनका रिलेशनशिप जो है वो फिजिकल भी था, तो उस हिसाब से उमर जो है ही वाज आल्सो कमिटिंग जिना, और इस तरह की भी एक एक्ट में वो इन्वॉल्व था। फिर शराब की तरफ अगर इशारा किया जाए तो वो तो उमर ने खुद भी बहुत क्लियरली बता दिया नॉवल में कि मैं 13 साल की उम्र से ड्रिंक कर रहा हूँ, मैं ड्रग्स भी ले चुका हूँ, और स्मोकिंग तो उसके लिए बहुत कॉमन है। और तुम ग्रैनी को मेरी क्या शिकायत लगाओगी, वो खुद ग्रैंडपा को अपने सामने शराब पीते देखते हैं, उनके बेटे ये सब कुछ करते रहे। तो वंस अगेन वही बात आ जाती है कि एलीट क्लास और उनकी कुछ पेक्यूलियर ट्रेड्स, और उसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल जैसा उनके साथ अटैच है। फिर बाहर उसने अपनी ज़िंदगी का कुछ अरसा गुजारा है, और फिर जिस तरह से उसको एक ट्रॉमा जो उसके साथ चलता आ रहा है, और बचपन में ही जिस तरह से चीज़ों को उसने फेस किया है, ब्रोकन मैरिज, तल्ख रवैया उसके फादर का, उन सारी चीज़ों को सप्रेस करने के लिए उमर ने ये कुछ चीज़ें अपने साथ अटैच की हुई थी। सो उस लिहाज से उमर तल्ख भी हो जाता था, उमर ड्रिंक भी करता था ऐसी सारी तल्खी को दूर करने के लिए, अपने गम को, अपने दुख को सप्रेस करने के लिए, और ओवरऑल उमर एक लिविंग रिलेशनशिप में भी था। लाइक ऑल सच टिपिकल थिंग्स जो कि हम एक फ्लॉड कैरेक्टर में, या जो कैरेक्टर इमोरल है, या इमोरल एक्टिविटीज़ जो हम कैरेक्टर के साथ अटैच करते हैं, वो उमर में थी। और टेक्निकली अगर हम लोग उस सारे सिनेरियो को देखें, उमर अलीज़े के साथ शेयर कर रहा है अपने फ्रेंड शहबाज जो जर्नलिस्ट था, उसकी मैरिड लाइफ को, और किस तरह से उसे पाकिस्तान से मोहब्बत थी, हाउ ही सेक्रीफाइस्ड हिज लव। तो हमें एक प्रॉपर सिंबलिज्म और एक प्रॉपर रिलेटेबिलिटी नज़र आती है कि किस तरह उसके फ्रेंड ने भी अपनी मोहब्बत को छोड़ दिया, या ये कहा कि ये कल रोएगी, इससे बेहतर है ये आज रो ले, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसको आगे उस तरह से खुश नहीं रख पाऊँगा। तो वहाँ पर हम एक पैरेललिज्म देखते हैं। मुझे बिल्कुल लग रहा था कि ये सब जैसे उमर के ही दिल की भी बात हो कहीं ना कहीं, क्योंकि अलीज़े को कुछ सीन्स के बाद वो बहुत पुश करने लग जाता है, और वो पूरा जो स्टेज करता है जुनैद के साथ कि शादी होगी तो अलीज़े की उससे ही होगी। अपनी ग्रैनी तक भी यही पैगाम पहुँचाता है कि मैं उसके लिए सूटेबल नहीं हूँ, मैं हम लोग एक और उमर और अलीज़े
नहीं चाहते, क्योंकि हम दोनों कहीं ना कहीं ट्रॉमेटाइज्ड हैं और ब्रोकन पेरेंट्स और फैमिली का प्रोडक्ट हैं, तो हम दोनों की आपस में एक साथ ज़िंदगी सूटेबल नहीं होगी। तो वहाँ पे उसकी स्टोरी नरेट करते हुए हमें कहीं ना कहीं बहुत सिमिलैरिटी लग रही होती है कि ये सब कुछ उमर भी बाद में डेलिब्रेटली अलीज़े के साथ करता है कि कहीं वो उसको वही सब तकलीफ ना दे जिससे वो गुजर रहा है। बल्कि अगर हम लोग नोटिस करें तो उमर का अलीज़े को थप्पड़ मारना, इस तरह की कुछ अहलाकी बुराइयों का उसमें होना, और फिर उसका मज़ीद करप्ट होते जाना, उसकी सोल का टार्निश हो जाना, ये सब चीज़ें उमर के खुद पे एक बैगेज था। ये उसकी तरफ से एक वाइज चॉइस थी कि उसने डेलिब्रेटली अलीज़े को पुश किया। वो खुद भी जानता था, हम एज अ रीडर्स भी जानते थे, और अलीज़े भी जानती थी कि वो उसे ही प्यार करता है, उसे ही मोहब्बत करता है। बाद में बेशक उसने वो सब कुछ प्लान किया और उसको डेलिब्रेटली पुश किया, वो अल्फाज बोले तल्ख, और बहुत तकलीफ़ दी अलीज़े को, और कहीं ना कहीं उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करने की कोशिश की ताकि वो उसके बारे में उस तरह से ना सोचे। तो ये सब कुछ काफ़ी प्लान्ड था और उमर की तरफ से ये एक वाइज चॉइस थी, क्योंकि हमें राइटर ने ये लिख के दिखाया है कि किस तरह उमर जो है वो हमारे पास एक परफेक्ट कैरेक्टर नहीं है। वो बेशक अलीज़े से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी सोल कहीं ना कहीं या उसकी ज़ात इतनी टार्निश्ड है, इतनी करप्ट भी है और फ्लॉड भी है, और उसमें रेड फ्लैग साइंस भी हैं कि वो खुद भी जानता है, और हम लोग भी ये समझ रहे हैं कि वो अलीज़े को इन द लॉन्ग रन मैरिज में, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में इसी तरह ही हो सकता है फर्दर तकलीफ दे। यानी वो वापस वैसा रिश्ता नहीं चाहता था जो कि उसके पेरेंट्स का था। एंड यू गाइज रिमेंबर कि जब उसकी ग्रैनी उमर से बात भी करती है अलीज़े के रिश्ते के लिए, तो उमर उसको और वो उसको समझाती है कि हर रिश्ते में कंप्रोमाइज़ होते हैं। तो उमर बहुत खूबसूरत बात आगे से कहता है, दैट वाज क्वाइट हार्ट वार्मिंग, और वो काफ़ी स्ट्रेट बात थी, काफ़ी सच भी था। वो उसे कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ मोहब्बत चाहता हूँ, अपने और अलीज़े के रिश्ते में मैं कंप्रोमाइज़ नहीं चाहता, क्योंकि मैंने हर रिश्ते में कंप्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस देखा है। मैं अलीज़े और अपने रिश्ते में सिर्फ मोहब्बत चाहता हूँ। तो इस वजह से भी हमें पता है कि क्यों उमर ने ये सब कुछ किया। वेल, ये तो एक अदर डिबेट है। अगर आप लोगों को लगा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए, या यू गाइज आर इंटरेस्टेड कि उमर ने अलीज़े को क्यों छोड़ा, या उसे मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं किया, या उसे शादी क्यों नहीं की, या जुनैद के साथ वो सारी प्लानिंग क्यों की, आप लोग उस पीओवी को जानना चाहो, या आप लोगों का उस पे जो है वो रिव्यू की डिमांड हो, आप लोग उस पे एक रिव्यू चाहते हो, तो ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं एक सेपरेट वीडियो इस पे बना दूंगी। लेकिन अभी हम इस वीडियो में जो एक डिबेट है उसको उमर के कैरेक्टर पे ही रखते हैं कि कितना लव हेट रिलेशनशिप है हमारा उसके कैरेक्टर को लेकर। मॉरलिटीज़ की बात करें जो उमर के कैरेक्टर में थी, तो आप में से काफ़ी सबका ये भी सवाल हो सकता है कि ये सब कुछ तो सालार में भी था, वो भी तो लिविंग रिलेशनशिप्स में था, ड्रग्स लेता था, इवन बार्स में जाता था, उसके अलावा बहुत सारी दूसरी बुराइयां थी उसमें, रेड लाइट एरिया तक जो है ना वो उसकी पहुंच थी। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में तो सालार भी इन्वॉल्व था। लेकिन यहाँ पर यही तो एक बात है, अगर हम लोग मॉरलिटी की बात करें इस स्केल को लेके, तो फिर सालार में तो बहुत ज़्यादा शिफ्ट आया। यहाँ सालार के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत अगर टार्निश हो चुकी थी, तो वो जानता था जब उसको वो हिट किया चीज़, जब उसके ऊपर ऐसे सर्कमस्टेंसेस आया, तो लाइफ कंप्लीटली शिफ्ट हुई है। उसने अपने आप को हर तरह से बदला है। उमर के अंदर खैर भी है और शर भी है, और वो अपने शर को जानते बूझते कंटिन्यू कर रहा है। भी बहुत हद तक ये कोशिश नहीं आई कि वो इन बुराइयों से दूर करे अपने आप को, या वो जानते बूझते भी इसी एक रास्ते पर चल रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो पेसिमिस्टिक रियलिस्ट है, और कहीं ना कहीं यही उसका ट्रेजिक फ्लॉ भी है। इस पर मैं फर्दर डिटेल में बात करूंगी। सो आई थिंक सो सालार के साथ तो एक कंपैरिजन, दोनों की जर्नी बहुत अलग है, लेकिन अगर फिर भी हम एक पैरेललिज्म ड्रॉ करें, सालार की जो एफर्ट है वो उसके लिए बोल रही है, और वेल उमर जो है बीइंग अ पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, वो मजीद जो है वो उस दलदल में फंसता जा रहा है, और यही चीज़ ना उसको अंदर से खा रही थी। जब आपको पता भी हो कि ये चीज़ गलत है और आप उसको कहीं ना कहीं करने के लिए मजबूर भी हो। रिमेंबर जब वो पुलिस सर्विस में होता है और उसके अंकल भी उसको समझाते हैं, अब्बास भी उसको समझाता है, और वो ये कहते हैं कि तुम्हें बेज़रर होकर काम करना क्यों नहीं आता, तुम हर एक से बना के क्यों नहीं रखते। आर्मी के साथ तुम्हारा कोई ना कोई मसला शुरू हो जाता है, कभी किसी के साथ शुरू हो जाता है, तो ऐसा क्यों है। और वहाँ पर भी हमें एक सीन जो है वो उमैर अहमद ने लिख के दिखाया हुआ है। एक आर्मी ऑफिसर का बेटा होता है जो कि किसी बूढ़े इंसान को ठोक देता है अपनी गाड़ी से, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। उसने वो अंडर एज होता है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता उसके पास, उस पर उसने ड्रिंक किया होता है, और उमर उसको कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा बेटा जो है ना वो मुश्किल से ही ज़रा बाहर आए, क्योंकि जो चीज़ें उसने की हैं, जो चीज़ें उसके साथ अटैच हैं, उसकी वजह से उसको जवाबदेह होगा, यानी एक लीगल प्रोसेस होगा। और जिस आर्मी ऑफिसर का वो बेटा होता है, वो ज़ाहिर बात है अपने अहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए उसकी बेल भी करवा लेता है, और उमर पे प्रेशर भी डालने की कोशिश करता है, और बहुत बदतमीज़ी से भी पेश आता है। वहाँ हमें क्लियरली पता चल रहा है कि उमर अपनी सर्विस में भी बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहता है। वो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर नहीं था, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का हिस्सा बन गया था, और मज़ीद बनता ही जा रहा था, जिसकी वजह से वो खुद भी चाह रहा था कि मुझे एक एस्केप मिले। बहुत सारे लोग ये समझ रहे होते हैं, और शायद अलीज़े खुद भी, कि उमर डेलिब्रेटली अमेरिका जा रहा था। उमर अलीज़े के लिए अमेरिका जा रहा था, लीव ले रहा था एक, ताकि और अलीज़े की शादी भी ना अटेंड
कर सके। और क्योंकि अलीज़े ने कहा था कि तुम मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तकलीफ लाते हो, मैं तुम्हें अपने इर्द गिर्द नहीं देखना चाहती, जुनैद के साथ नहीं देखना चाहती, तो उमर जानते बूझते हुए वहाँ से जा रहा था। वेल मुझे ऐसा नहीं लगता, ये भी थोड़ा सा डिबेटेबल पॉइंट ही है, कुछ हद तक कह सकते हैं। जाहिर बात है उमर शादी अटेंड नहीं कर रहा होता उन दोनों की, क्योंकि वो तो हमें नॉवल के एंड पे भी पता चल जाता है कि उसको उन दोनों को साथ देख के काफ़ी तकलीफ हुई थी। जब उसकी डेथ होती है उन सीन्स में हमें आइडिया हो जाता है, जो कि पहले तो हमें इतना क्लियरली नहीं पता होता। तो काफ़ी कुछ हद तक कह सकते हैं कि उमर जो है वो अपनी जॉब से लीव या रिजाइन वगैरह, वो 3 साल के अरसे के लिए अमेरिका जा रहा है, तो काफ़ी हद तक अलीज़े और जुनैद भी रीज़न है, लेकिन कंप्लीट रीज़न वो नहीं था। वो अपनी सर्विस से कुछ अरसा के लिए ब्रेक लेना चाह रहा था, इस सारे मैस से निकलना चाह रहा था, और जो चीज़ उसको अंदर से खा रही थी उससे भी काफ़ी हद तक निकलना चाह रहा था। एक और इंपॉर्टेंट स्टैंस अगर मैं शेयर करूँ तो उमर ने 4 लोगों को अलीज़े का पीछा करने की वजह से या एक रेप अटेम्प्ट की कोशिश की वजह से पुलिस मुकाबले का नाम देके मरवा दिया। ये काफ़ी डिबेटेबल पॉइंट है। इसको मैं इस वीडियो में तो कवर नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस अनपॉपुलर ओपिनियन को हाशिम कारदार के कैरेक्टर के साथ एक पैरेलल ड्रॉ करते हुए प्लान किया हुआ है, और इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें ये कवर हो जाएगा, बिकॉज ये डिबेट भी थोड़ी लंबी है और स्टैंड्स भी काफ़ी वैलिड है कि रीडर्स इसको किस तरह से देखते हैं, ये पॉइंट लिखा कैसे गया था। इनफैक्ट समटाइम्स ये होता है कि आप एक ही नॉवल को बार बार पढ़ते हो, हर दफ़ा आप कुछ नया सीखते हो। मैं खुद भी जब ये नॉवल अभी कुछ वीक्स पहले दोबारा पढ़ा तो मैं इस एक स्पेसिफिक पॉइंट पे काफ़ी स्टक हो गई, और मैंने इसको काफ़ी तरह से सोचा भी पुलिस मुकाबले के बारे में, और नॉवल में इसके बारे में बड़ी डिटेल में बात है। अलीज़े और उमर काफ़ी बहस करते हैं इस चीज़ को लेके, जिसपे उमर के भी काफ़ी स्टैंसेस ठीक हैं, लेकिन अलीज़े भी इक्वली ठीक बात कर रही है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के साथ, अपने मुल्क के हालात के साथ रिलेट करके भी देखेंगे, और फिर इक्वली ये भी कि उमर के कैरेक्टर में उसको कैसे डिपिक्ट किया गया, क्या उसका ये एक्ट जस्टिफाइड है या क्या ये गलत है या सही है, या इसके पीछे रीज़न क्या था। तो मैं इसको इस वीडियो में कवर नहीं करूँगी, बट हम ये एक चीज़ तो ज़रूर काउंट करेंगे कि येस उमर उसका हिस्सा था ये सब कुछ प्लान करने में, स्टेज करने में, और इसको कहीं ना कहीं बहुत से लोग रिलेट कर देते हैं, रीडर्स के यंग रीडर्स इसको बहुत रिलेट करते हैं कि उमर ने तो अलीज़े के प्यार में, उसकी मोहब्बत में 4 लोगों को मार दिया, वाह वाह क्या बात है। सो ये काफ़ी डिबेटेबल पॉइंट है, इसको डिफरेंट तरह से देखा जा सकता है, और मैं इसको डिफरेंट वीडियो में ही शेयर करूँगी। ये कहूँगी कि क्या आप लोगों के नज़दीक एक चीज़ ठीक है कि पुलिस मुकाबले का नाम दे के मार दिया जाए, बट इक्वली यही लोग लॉ को ब्रेक करने में और इलीगल एक्ट में इन्वॉल्व होने से वो काम बढ़ता ही जाता है। फिर क्या फेयर ट्रायल का हक है देना चाहिए, या अलीज़े को असॉल्ट करने में और उसका पीछा करने में उन 4 लड़कों ने जो हरकत की वो कैसा था। तो इस सारी डिबेट को ओवरऑल मैं वीडियो में ही शेयर करूँगी, लेकिन मैं भी जस्ट ब्रीफली आपको बताना चाह रही थी कि ये एक काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट था और ये काफ़ी सेंसिटिव इशू है। इवन मैं जब ये पढ़ रही थी तो मुझे पैरेलली कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी याद आ रहे थे, जो कि मैंने खुद अपने इर्द गिर्द देखे हैं, विटनेस किए हैं, और उनको इसी तरह से ही लेबल किया जाता है। तो ये चीज़ कितनी सही है या गलत है या जस्टिफाइड है, आप लोगों की अगर इसके बारे में कोई नो हाउ है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैं इसको एक दूसरी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात की तरफ आ जाए, उमर का ट्रैजिक फ्लॉ क्या था, क्योंकि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रैजिक फ्लॉ मैंने स्टार्ट में भी बताया है, वो एक ऐसी चीज़ होती है जो कहीं ना कहीं आपको आपके एहतमाम की तरफ धकेलती है, आपसे वो गलतियाँ होती हैं आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आप ट्रेजेडी फेस करते हो। उमर के केस में जैसे वो मर गया, मेरे नज़दीक तो उमर का जो ट्रैजिक फ्लॉ था वो उसकी एक खामोश जंग थी उसके अंदर। वो अपने आप पे उस तरह से मुकम्मल एतबार ना करना था, उतनी कोशिश और एफर्ट पुट ना कर सकना जितनी वो कर सकता था, जितना उसके अंदर पोटेंशियल और कैलिबर था। यानी कि उसने खुद ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी किया, और इक्वली एक साइलेंट फाइट थी विद इन हिमसेल्फ। यानी कि वो प्रोडक्ट भी था ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का, और वो प्रिजनर भी था, यानी कि वो पैदावार भी था ऐसे सिस्टम का, और फिर कहीं ना कहीं वो कैदी भी बन गया था, इतना वो जकड़ चुका था इस सब चीज़ में। तो ये चीज़ उसको काफ़ी हद तक अंदर से खा रही थी, जिसकी वजह से उसने अलीज़े को पुश भी किया। वो खुद भी काफ़ी टार्निश होता जा रहा था, कोशिश करने के बावजूद भी वो इन सब चीज़ों से एस्केप नहीं पा रहा था। इवन वो कहता भी है कि ये सब शायद कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। मेरे नज़दीक तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन थी, ये एक खामोश जंग थी जो उसके अंदर थी, अगर हम उसके कैरेक्टर को देखें, जो उसको कहीं ना कहीं खा रही थी अंदर से, जो उसका ट्रैजिक फ्लॉ भी बना। इसके साथ साथ मैं कहूँगी कि वो मॉरली अवेयर ज़रूर था, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं था इस तरह के एक्ट को करने के लिए, या कम से कम उसे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। उसको पता ज़रूर था कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या करप्ट है। उसकी अलीज़े के साथ अगर हम डिफरेंट टॉपिक्स पे डिबेट्स को सुने, उसके अंकल के साथ उसकी बहस को सुने, उसके फादर के साथ जो उसकी बहस होती है उस चीज़ को सुने, तो हमें उमर का विजन बहुत क्लियर है। हमें पता है कि वो अपनी बातों में, सोच में, ख्यालात में और उन चीज़ों के स्टैंसेस में, नॉलेज में बहुत क्लियर है, लेकिन इक्वली वो एक पेसिमिस्टिक रियलिस्ट भी है। फिर एक बहुत बड़ी बात है कि अपने बाप से नफरत करते हुए, इस सारे सिस्टम से नफरत करते हुए वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का हिस्सा बन गया था। जाहिर बात है वो मुकम्मल तौर पर तो अपने वालिद जैसा नहीं बना, और ना ही उमर उन जैसा था, वो हो ही नहीं सकता। एटलीस्ट उसमें अपने फादर जितनी नार्सिसिज्म नहीं था, सेल्फिशनेस नहीं थी, रिश्तों को दाव पे नहीं लगाता था। यानी उमर का अंदर काफ़ी हद तक साफ था, वो मॉरली इतना बुरा या इतना टॉक्सिक नहीं था। लेकिन वन बाय वन इस तरह के एक्ट्स होते गए, चीज़ें होती गई, जिसकी वजह से उमर हमें बहुत करप्टेड नज़र आता है। उसने फॉरेन सर्विस भी इसी वजह से छोड़ी, लेकिन पुलिस सर्विस में आकर तो वो और भी ज़्यादा उन चीज़ों का हिस्सा हो गया। फोर फ्रंट पे उसके साथ वही सब चीज़ें हो रही थी। उसकी ये कोशिश कि वो अपने वालिद जैसा ना बने और कहीं ना कहीं उस सिस्टम में जिस तरह
तरह बाकी हैं वैसा वो ना हो, ख़राब ना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं वैसा बनता भी जा रहा था। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो उसको अंदर से कहीं ना कहीं खा रही थी। ये उसकी खामोश जंग जो खुद के साथ थी, यही उसका ट्रैजिक फ्लॉ और उसका डिमाइस बना। यानी ना तो वो कंप्लीटली चीज़ों को एम्ब्रेस कर पा रहा था, ना वो उनको रेजिस्ट कर पा रहा था। तो इस एक जंग में वो कहीं ना कहीं दरमियान में अटका हुआ था, और ये दो कश्तियों का मुसाफिर, इस तरह की एक सिचुएशन थी जो उसके लिए काफ़ी टफ था। बाकी ये तो हमें काफ़ी हद तक क्लियर है कि उमैरा अहमद अपने मेल कैरेक्टर्स को अक्सर ऐसे लिखती हैं, या कोई भी नॉवल है उसमें डिबेट्स ऐसी ज़रूर इन्वॉल्व करती हैं, जिसमें फिर जो मेल लीड्स होते हैं उनकी बातें, उनको उन बातों में कोई मात नहीं दे सकता। काफ़ी हद तक उनके स्टेंसेस में इतना पोटेंशियल होता है, वो काफ़ी सही बातें भी कर रहे होते हैं, और हमें पता होता है कि काफ़ी, और ये भी पता होता है कि कहाँ कहाँ वो गलत हैं, लेकिन उनकी बातें अगलों को चुप करवाने वाली होती हैं, काफ़ी स्ट्रेट टू द पॉइंट और बहुत पोटेंशियल रखने वाली बातें होती हैं, और वो अपने मेल लीड्स को लिखती हैं ऐसे। और उमर भी बिल्कुल ऐसा ही था कि डिबेट्स में या अपनी बातों में तो किसी को ना जीतने देता, लेकिन अपने एक्शंस में वो उस तरह से किरदार अदा नहीं कर सका। ओके गाइस, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि उमर के मॉरल फ्लॉज के बावजूद वाई वी गाइज और रीडिंग कम्युनिटी शेयर अ लव हेट रिलेशनशिप विद उमर। और उमर के साथ हमारी जो उनसियत है, उसको पसंद करना, नफरत करना, वो सब कुछ ऐसा ही है जैसा अलीज़े सोच रही होती है, जिन प्रोसेस से अलीज़े गुजर रही होती है। एज अ रीडर हम भी वही सब कुछ फेस कर रहे होते हैं। हमारी इमोशनल जर्नी या हमारी उमर को पसंद करने वाली, नापसंद करने वाली एक जर्नी, नफरत करने वाली, वो सारी अलीज़े के साथ ही चल रही होती है, क्योंकि हमें खुद भी कहीं ना कहीं गुस्सा होता है कि वाई उमर इज़ पुशिंग अलीज़े, और हम समझ भी रहे होते हैं कि द रीजंस बिहाइंड दैट, लेकिन उस सारे मेस का आइडिया होने के बावजूद भी वी स्टिल सिंपैथाइज विद अलीज़े एज वेल, कि क्यों उसने अपने अल्फाजों से या क्यों उसने अपने लफ्ज़ों से अलीज़े को ऐसे दुख पहुंचाया, या क्यों उसने डेलिब्रेटली पुश किया। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट यही कि उमर के इतने मॉरल फ्लॉज हैं, उसमें इस तरह से सारी बुराइयां भी हैं, स्टिल देयर इज़ अ गुड इन हिम, बट वाई वी स्टिल लव हिम। या नॉवल के स्टार्ट में हमें वो अच्छा लगता है, तो दरमियान में हमें उससे नफरत होती है, और फिर क्यों एंड पे उसकी मौत बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करते हुए उसको माफ़ी दिलवा देती है, या हम उसको वापस उतना ही पसंद करने लगते हैं, या क्यों हमें उसकी मौत रुलाती है। तो ये एक चीज़ जो है, इसको समझने के लिए या उमर के साथ एक लव हेट रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थोड़ा सा ह्यूमन साइकी को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि साइकोलॉजिकली इसके पीछे रीज़न क्या है, कि हम एज अ रीडर्स ऐसे क्यों करते हैं। फिर ये मोस्टली उमर के कैरेक्टर के साथ ही क्यों ऐसा है। बहुत सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स भी हैं, एंटेगनिस्ट भी हैं, विलन्स भी हैं, हम उन्हें भी समझते हैं, बट वी नो कि वो कितने गलत हैं, या बहुत से लोग उनको पसंद तो करते हैं, बट स्टिल एक मेन लीड होते हुए हम उमर को फिर ये एज क्यों दे जाते हैं, या हम उसको पसंद क्यों करते हैं। बिकॉज गाइज लेट्स बी ऑनेस्ट कि बेशक उमर के अंदर ये सारी खराबियां हैं, लेकिन राइटर ने जिस तरह कहीं ना कहीं कहा है ना कि मैं दावा करती हूँ कि आप इन गलतियों के साथ भी उस किरदार को पसंद करेंगे, तो आए फिर ये गलती दोहराते हैं, तो हम वाकई ही वो कर देते हैं। हमसे ये चीज़ एक हो जाती है, और हम उमर की मौत पे रोते भी हैं, और कहीं ना कहीं उसकी डेथ के बाद उसका स्टैंड्स भी जानने के बाद, और उसको पूरे नॉवल में समझने और पढ़ने के बाद हमारी नफ़रत उसकी तरफ वैसे नहीं रहती, और वापस कहीं ना कहीं हम उसको उसी तरह पसंद करने लग जाते हैं, या एटलीस्ट हम उसकी तरफ एक सिंपैथी ज़रूर रखते हैं, एक इमोशनल अटैचमेंट ज़रूर रखते हैं। आम जुबान में कहा जाए तो मैक्सिमम रीडिंग कम्युनिटी फिर भी उसको बहुत पसंद करती है। इसकी एक रीज़न तो यह है कि साइकोलॉजिकली हम ह्यूमन बींग्स ना बहुत ड्रॉन होते हैं टुवर्ड्स ट्रैजिक हीरोज़, और हमें कहीं ना कहीं समझ आती है कि अच्छा इनके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स थे, और फिर हम उनकी तरफ एक एहसास रखते हैं, हमें एक एम्पैथी उनकी तरफ डिवेलप हो जाती है। जैसे कि हम उमर के केस में देखते हैं कि अच्छा उमर का तो ट्रॉमेटाइज्ड चाइल्डहुड था, सेपरेटेड पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई, ब्रोकन फैमिली से था, उसके फादर ने उसको कितना यूज़ किया, उसके फादर ने उसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, उसको पूरा पहले तराशा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो ये कहीं ना कहीं हमें इनर कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से एक उनसियत महसूस होती है, हमें एक सिंपैथी फील होती है, हम एम्पैथेटिक हो जाते हैं ऐसे कैरेक्टर्स की तरफ। और फिर इसके साथ साथ ये चीज़ कि हम एक कैरेक्टर को समझ रहे हैं, जब वो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, अंडरस्टैंडिंग हमें कंपैशन की तरफ ले जाती है, हमें उस कैरेक्टर के साथ कहीं ना कहीं हमदर्दी महसूस होने लग जाती है। और उमर के केस में हम लोग यही गलती दोहराते हैं, या हम यही सब कुछ करते हैं। फिर इसकी दूसरी बड़ी वजह मुझे ये भी लगती है कि उमैरा अहमद ने प्रेफेस में ही ना हमें वार्न कर दिया था। वो जो क्लेम था ना, वो कहीं ना कहीं हमारे जहन में बैठ गया था कि अच्छा देखते हैं कि ये कैरेक्टर किस तरह हमें खुद से मोहब्बत करवाता है, या अगर ये इतना ही गलत कैरेक्टर है तो इसके फ्लॉज होने के बावजूद नहीं जी, हम तो इसे उस तरह पसंद नहीं करेंगे। तो वो एक वार्निंग के तौर पर साइकोलॉजिकली हमारे जहन में चीज़ें बैठ गई हैं। फिर अगर कुछ लोगों के जहन में वो नहीं भी बैठी, उन्होंने इस चीज़ को नहीं भी पढ़ा, तब भी नैरेटिव की बहुत बड़ी गेम होती है। तो उमैरा अहमद ने जिस डेप्थ के साथ, जिस न्यूट्रलिटी के साथ कैरेक्टर को लिख के हमारे सामने रख दिया है, और जितने इमोशनल डेप्थ के साथ इसको लिखा है, वो हमें मजबूर करती है चीज़, वो हमें कंपेल करती है कि हम उमर की तरफ वही सारी चीज़ें फील करने लग जाते हैं। फिर इक्वली ये भी है कि ऐसा नैरेटिव मुझे नहीं लगता कि दोबारा कोई इतने अच्छे तरीके से लिख सकता है, या शायद लिख भी ले, बट इट्स अबाउट कन्विंसिंग कि हमें किस तरह से कन्विंस कर लिया गया लिख के कि हाँ वाकई हम उमर के साथ सिंपैथी फील करने लग जाते हैं, या उसको पसंद करने लग जाते हैं। एंड वंस अगेन गाइज, यहाँ मैं बहुत क्लियर कर दूँ, अगर हम सम अप करें तो किसी भी किरदार को प्यार करना, उसको पसंद करना, लाइकनेस एक अलग बात है। हमें उसके कैरेक्टर की जस्टिफिकेशन नहीं देनी होती, आपने लाइकनेस को और जस्टिफिकेशन को अलग रखना होता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी को पसंद किया जाए और उसके अंदर खामियाँ और बुराइयाँ भी हों, तो फिर हमें वही खामियाँ और बुराइयाँ
अगर पसंद है तो हम उन्हें जस्टिफाई भी करने लग जाएं। और उमर के कैरेक्टर में ये एक चीज़ बहुत क्लियर है कि हमें उसके एक्ट्स को जस्टिफाई नहीं करना। उसका मॉरल कंपस काफ़ी ख़राब है, उसके अंदर रेड फ्लैग ट्रेट्स भी हैं और वो बुरा इंसान भी नहीं है, वो फ्लॉड भी है। हाँ, वो टॉक्सिक नहीं है, ये तो बहुत फैक्ट है कि वो टॉक्सिक कैरेक्टर नहीं है, बट उसमें कुछ रेड फ्लैग भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो स्टिल हमें उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, उसको पसंद करते हैं, उसको एडमायर करते हैं, उससे माफ़ भी कर देते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन जस्टिफाई करना ज़रूरी नहीं होता कि मेजर रीडिंग कम्युनिटी कर रही होती है। यानी आप ज़रा अपने आप को ऐसे सिचुएशन में रखें और आप सोचें कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा ही इंसान है, तो पसंद करना और किताबों की हद तक उस चीज़ को एडमायर करना शायद एक बहुत अलग बात है। और आम जिंदगी में अगर वैसा ही कोई इंसान हो और यही सब कुछ हो रहा है और आपको लगता है कि आगे जाके सिचुएशन और वर्स भी हो सकती है, तो फिर आप एक स्टॉप लगाते हो। आप कभी भी ऐसी चीज़ को अपनी चॉइस नहीं रखते। और ये पॉइंट मैंने इसीलिए इंक्लूड किया क्योंकि साइकोलॉजी में एक चीज़ होती है मॉरल लाइसेंसिंग। इसका मतलब ये होता है कि हम अगर किसी को पसंद करने लगते हैं या किसी से प्यार करते हैं, तो फिर अगर उसमें कुछ बुराइयां भी हैं, गलत चीज़ें भी हैं, तो कहीं ना कहीं हम ना उनको जस्टिफाई करने लग जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, बेचारे के साथ ये हुआ, बचपन में इस चीज़ से गुजरा, उसके ये वजूहात थे, तो वो ऐसा हो गया। जैसे कि बहुत से लोग हाशिम कारदार के साथ ये रीजंस भी अटैच करते हैं। सो हम लोगों को जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। स्टिल वी अंडरस्टैंड कि उमर के कैरेक्टर के साथ फ्लॉज अटैच थे, रेड फ्लैग ट्रेट्स भी थी। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि रेड फ्लैग होने का मतलब होता है कि कोई बंदा किसी मौके के हिसाब से कुछ गलत कर रहा है, वो उस बात पे कायम नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, कभी उससे हो गया कभी नहीं। टॉक्सिक होने का मतलब है थ्रू आउट वही चीज़ करना, उन एक्ट्स को जस्टिफाई करना और कभी भी उस पर पछताना ना, उनसे कभी भी रुख ना मोड़ना, आपसे कभी भी स्टेप बैक ना करना, उन चीज़ों को कभी भी छोड़ना ना। तो टॉक्सिक तो उमर नहीं था, लेकिन उमर में कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी थी कि उसका कैरेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स और ग्रे कैरेक्टर लिखा हुआ है, फ्लॉड कैरेक्टर लिखा हुआ है कि हमें कुछ रेड फ्लैग कैरेक्टरिस्टिक्स भी नजर आती हैं। बट हमें ये भी पता है कि ही वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल, मॉरली वो अवेयर भी था, लेकिन वो अपने एक्शंस में उस तरह से स्ट्रांग नहीं था। या कहीं ना कहीं नॉवल के एक हिस्से में उसने एक्ट करने की कोशिश भी की, उसने अपनी तरफ से कोशिशें शुरू भी की, लेकिन उसको यही लगा कि वो अकेला इस सब में नहीं जीत सकता और वो कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों का हिस्सा बनता गया, जो कि उसका ट्रैजिक फ्लॉ भी बन गया। जो यही बात है कि उमैरा अहमद ने ये नहीं कहा कि हम उसको जस्टिफाई करें, उन्होंने यही कहा है कि हम इस किरदार को समझें और उस समझ बूझ में उसको जानने के लिए हम कहीं ना कहीं फिर उसको माफ़ कर देते हैं। क्योंकि हम एक लोनली चाइल्ड देख रहे हैं, हम उसका ट्रॉमेटाइज्ड चाइल्डहुड देख रहे हैं, ब्रोकन फैमिली का प्रोडक्ट देख रहे हैं, एक खामोश इंसान, ऑफकोर्स ऊपर से नहीं लेकिन अंदर जो उसकी एक जंग चल रही है वो देखते हैं। और नॉवल के एंड तक तो हम उसको बहुत थका हुआ भी देखते हैं कि वो इस सारे मैस से अब काफ़ी हद तक थक भी चुका है, लेकिन स्टिल वो अपनी एक आउटवर्ड अपीयरेंस ऐसे देता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि उमर जो है वो अंदर क्या महसूस कर रहा है। रिमेंबर, जुनैद भी ये कहता है कि वो सिर्फ किसी को उतना ही बताता था, वही दिखाता था जो कि वो खुद दिखाना चाहता था, हम तो कभी उसको जान ही नहीं सके। सो गाइज, ये सच है ना। उसके क्लोज जो 3 लोग उसे इतनी मोहब्बत में इन्वॉल्व थे, जुनैद, जोडी और अलीज़े भी, क्योंकि अलीज़े भी इस बात से बड़ा मुत्तफिक होती है कि हाँ, हम शायद कहीं ना कहीं उसको समझ ही नहीं सके, हम उसको उस तरह से जान ही नहीं सके, और वो जितना दिखाना चाहता था, जितना बताना चाहता था, हम उसको उसी तरीके से समझते थे। और वी एज अ रीडर्स हम भी इसी तरह ही करते हैं। वो बहुत हद तक उसकी डेथ के बाद चीज़ें बहुत क्लियर भी होती हैं और हमें पता भी चलता है मुख्तलिफ टुकड़ों से। तो इन दैट वे वी फॉल फॉर सच ह्यूमैनिटी। जिस तरह अलीज़े खुद भी कहती है कि मैं बाकी लोगों की तरह उमर को जज नहीं कर सकती, जिस तरह बाकी खानदान के लोग बैठ के उमर को डिस्कस कर रहे हैं और एक इतनी रोबोटिक फील आ रही है, वो कह रहे हैं कि उमर को बेज़रर होकर काम करना नहीं आया, या वो उमर को उसकी काबिलियत पे जज कर रहे हैं। मैं कम अज़ कम ऐसे नहीं कर सकती, मैं उमर के साथ ऐसे नहीं कर सकती। मेरे दिल में जो उमर का एक मेजरिंग स्केल है या जो पैरामीटर्स हैं उसको मेजर करने के लिए उसके कैरेक्टर, उसकी ज़ात को वो अलग हैं, तो मैं वाकई ही उसे माफ़ करती हूँ। और वो खुद भी इस चीज़ का इकरार करती है कि मुझे तो कभी उमर से नफरत थी ही नहीं, ये तो सारा इस प्रोसेस में एक ढोंग था, जो कि हमें खुद भी पता होता है कि अलीज़े गुस्से को यूज़ करते हुए, इंडिफरेंस को यूज़ करते हुए, नफरत को यूज़ करते हुए एक कैमोफ्लाज बना लेती है अपने ऊपर, जिससे वो ये जाहिर करती है, गाइज, वो ये जाहिर करती है कि वो उमर से नफरत कर रही है, उसे वो पसंद नहीं है, बट एक्चुअली और रियलिटी में इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। कहीं ना कहीं वो हमेशा से ही अपने दिल के एक हिस्से में उसकी मोहब्बत को उसी तरह ही रख के बैठी होती है। जैसे उमैरा अहमद ने बहुत क्लियरली नॉवल के एंड पे कुछ लाइंस में ये बताया है कि जो जितना दूर होता जाता है वो उतना करीब आता जाता है। तो आप साइकिल ऑफ रिप्लेसमेंट में मोहब्बत की रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, जो कि अलीज़े के केस के साथ तो बहुत एप्ट था। और फिर डेफिनेटली ये एक ट्रैजिक लव स्टोरी भी थी, काफ़ी सारे थीम्स का एमलगम भी था, और उमर जो है उस पर था कि वो एक अमर बेल है, किस तरह वो एक पॉइजनस स्टैम्प है जो कि अलीज़े को भी कहीं ना कहीं उसी तरह टार्निश कर देगी, और अलीज़े ये ज़िंदगी में डिजर्व नहीं करती। तो इन सब चीज़ों को इतना ब्यूटीफुली लिखा हुआ है जो कि हमें कंपेल करती हैं अंडरस्टैंड करने में, और फिर हमारा ये एक लव हेट रिलेशनशिप उमर के साथ जो है वो डेवलप होता है। बहुत कम ही कम्युनिटी है जो कि उमर के साथ नफरत करती है, और कहीं ना कहीं मैं अगर खुद भी ये बात कहूँ तो हम कुछ स्पेसिफिक एरियाज में उमर से नफरत जरूर करते हैं, लेकिन उसकी मौत और फिर उसको समझना, सिर्फ उसकी डेथ की बात नहीं, अगर उमर जिंदा भी रहता तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें, क्योंकि मुझे उसका कैरेक्टर बहुत क्लियरली समझ आ रहा होता है, के बावजूद भी मैं उसको पसंद कर रही होती हूँ, उसको समझ रही होती हूँ, और ये समझना ही कहीं ना कहीं उसको एक माफ़ी दिलवा देता है, उसकी तरफ एक लाइकनेस को बरकरार रखता है। ओवरऑल ये सब कुछ था उमर के पॉइंट ऑफ व्यू, उमर के कैरेक्टर को लेकर, अगर हम उसके कैरेक्टर को ब्रेक करते और नॉवल के बहुत सारे दूसरे भी पॉइंट्स को। लास्ट में मैं आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर देती हूँ। आई एम काइंड ऑफ श्योर कि आप लोगों ने इसको ऐसे नहीं देखा होगा।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग है और काफ़ी फेमस है, जिसमें उमर अलीज़े को कहता है कि मैं अलीज़े को पहले जॉय दूंगा और फिर इटर्निटी दूंगा। अगर हम डायलॉग्स को अगर हम लोग उसके लफ्जी मानों में देखें, लिटरली देखें, तो हमें लगता है कि ऑफ कोर्स परफ्यूम्स की बात हो रही है। दोनों को परफ्यूम्स बहुत पसंद थे और नॉवल के शुरू में भी ये सीन आता है कहीं ना कहीं। जब नॉवल स्टार्ट होता है तो बहुत इनिशियल सीन्स में भी इनिशियल सीन्स के अंदर ये एक सीन है और नॉवल का जो लास्ट सीन है वो भी वंस अगेन उसी सीन की तरफ इशारा है। ऐसे लगता है कि एक कहानी उस सीन से शुरू होकर उसी पे खत्म हो गई। अलीज़े के वही जज्बात, वही सब वैसे शुरू हुआ, उमर की वो मोहब्बत उसी तरह शुरू हुई, पसंदीदगी शुरू हुई और दरमियान का सारा दुरानिया जैसे ख़त्म हो गया, जैसे वो बिल्कुल कहीं गायब हो गया। तो वो बेसिकली तो परफ्यूम्स की बात हो रही है, ये तो हम सबको ही पता है, इटर्निटी और जॉय परफ्यूम्स के नाम है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी इसको सिंबॉलिकली देखा है कि लफ्ज़ों के पीछे इसका बहुत एक गहरा मीनिंग भी है, इटर्निटी और जॉय का। और उमर अलीज़े को कहता है कि मैं अलीज़े को पहले जॉय दूंगा और फिर इटर्निटी दूंगा। ये अल्फाज उसके कहीं ना कहीं अमर नहीं हो जाते, इटर्नल नहीं हो जाते? किस तरह कि ये मेटाफर्स हैं। मैं पहले अलीज़े को जॉय दूंगा, जॉय यानी खुशी दूंगा, और फिर मैं उसको इटर्निटी दूंगा। इटर्निटी मीन्स जो चीज़ हमेशा के लिए रह जाए, जो चीज़ अमर हो जाए। और ऐसा ही होता है, उमर की मोहब्बत पहले अलीज़े को खुशी ही देती है और उसके साथ वक्त गुजारना। नॉवल का जो फर्स्ट फेज है उनकी ज़िंदगी, अलीज़े की ज़िंदगी के वो खुशगवार साल, जिसमें उमर उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा किरदार अदा करता है कि उसको सिखाता भी है और वो अलीज़े का हासिल उमर ही होता है और उमर भी अलीज़े के साथ उसी तरह अटैच है। तो वो अलीज़े को जॉय दे रहा है, खुशी दे रहा है, मोहब्बत दे रहा है और फिर अपनी मौत के साथ इस दुनिया से चले जाने के बाद वो अलीज़े को इटर्निटी भी दे जाता है अपनी ज़ात के तौर पर, अपनी ज़ात में मोहब्बत के तौर पर। तो मुझे तो ये चीज़ काफ़ी फैसिनेटिंग लगी। मैं इसको खुद ही सोच रही थी और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि अभी जब मैंने रिसेंटली नॉवल को पढ़ा तो मैंने इस एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट किया और मैंने उसको सोचा कि वाकई इसका एक मतलब तो ये भी है, यानी ये सिर्फ लफ्ज़ ही नहीं है, सिंबॉलिकली और मेटाफोरिकली अलीज़े और उमर की ट्रैजिक लव स्टोरी की तरफ बहुत क्लियरली इशारा है कि किस तरह उसका अलीज़े को पहले जॉय के नाम पर मोहब्बत देना, खुशियाँ देना और बाद में उसकी मौत अमर हो जाती है अलीज़े के लिए और वो इटर्निटी बन जाती है। सो आई होप आप लोगों को ये सारा रिव्यू अच्छा लगा हो। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा आप लोगों के साथ शेयर करते हुए। आई नो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन गाइज आप लोगों ने अपने जेन्युइन व्यूज़ ज़रूर शेयर करने हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना कि आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा, आप लोग कितना अग्री करते हो, कितना डिसअग्री करते हो, उमर के कैरेक्टर के बारे में आपके क्या राय है। और कहीं ना कहीं आई थिंक सो आप सब लोगों ने अमर बेल को पढ़ा तो ज़रूरी होगा। सो जो भी आप लोगों के POVs हैं आप लोगों ने ज़रूर शेयर करने हैं, कमेंट ज़रूर किया करें, बताया ज़रूर किया करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। डेफिनेटली मेरी मेहनत लगी है इसके पीछे और आप चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।